मैं सुमन झूरिया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम शीत युद्ध के कारण और शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव इन पर चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के प्रारंभ से लेकर उसके समापन तक यानी 1945 से 1989 तक दोनों महाशक्तियों के नेतृत्वकर्ताओं का आचरण और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम 4 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चरण 1945 से 1953 तक। इस काल में दुनिया में ऐसी अनेक घटनाएं घटी जिन्हें अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का सूचक माना जाता है, जैसे चर्चिल का फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, 4 अप्रैल 1949 को नाटो नामक सैनिक संगठन का गठन, चीन में साम्यवादी क्रांति, 1949 में राष्ट्रवादी सरकार को हटाकर माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी सरकार स्थापित हो गई और राष्ट्रवादी सरकार के अध्यक्ष चांग काई शेक ने भागकर ताइवान में अपनी अलग सरकार बना ली। चीन में साम्यवादी शासन के पांव जमने से अमेरिका नाराज हो गया तथा उसने ताइवान की चांग काई शेक सरकार को चीन की असली सरकार के रूप में मान्यता प्रदान की। साम्यवादी चीन की संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता के मामले पर अमेरिका ने बार बार वीटो का प्रयोग कर उसका रास्ता रोके रखा। उसने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तथा उसी को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाया। अंत में 1971 में ताइवान को निष्कासित कर साम्यवादी चीन को यह सदस्यता प्रदान की गई। बर्लिन की घेराबंदी और 2 जर्मन राज्यों के उदय ने महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध की ज्वाला को और अधिक भड़का दिया। 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य का निर्माण हुआ। यह अमेरिकी गुट का प्रभाव क्षेत्र बन गया। दूसरी ओर इसके प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को रूस ने अपने अधीनस्थ जर्मन क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक राज्य की स्थापना करवा दी और वह रूस के आधिपत्य वाला क्षेत्र बन गया। इसी क्रम में कोरिया भी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का शिकार बन गया, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों उसको अपनी छवि के अनुरूप बनाना चाहते थे। इस प्रतिस्पर्धा से कोरिया के 2 टुकड़े हो गए। जहां उत्तरी कोरिया में रूस समर्थक सरकार बनी तो दक्षिणी कोरिया में अमेरिकी समर्थक सरकार बनी। जून 1950 में चीनी एवं रूसी सैनिक मदद के बलबूते पर उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर फौजी हमला कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया को सैनिक सहायता देकर मुठभेड़ को और उग्र बना दिया। कोरिया संकट ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को एकजुट कर दिया, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन एकजुट हो गए। सशस्त्र युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में बहसें आरंभ हो गई। दोनों महाशक्तियों ने खुलकर एक दूसरे के विचारों का कड़ा प्रतिवाद किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया और अंततः 8 जून 1953 को युद्ध विराम हुआ। 1948 से 1953 के वर्षों में शीत युद्ध के कारण 2 और जगह भयंकर संकट उत्पन्न हुए। मध्य पूर्व में यहूदियों की जन्मभूमि के रूप में एक कृत्रिम राष्ट्र इजराइल की स्थापना ने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों को शरणार्थी बना दिया। इसके साथ ही समाजवादी रुझान के अनेक अरब राष्ट्रों को इस बात का एहसास हो गया कि इजराइल का गठन उनको कमज़ोर करने के लिए किया गया है। मध्य पूर्व में बड़े पैमाने में बहुमूल्य तेल के अपार भंडार स्थित हैं। इसी कारण मध्य पूर्व में संकट समाधान की कोई इच्छा अमेरिका या सोवियत संघ ने कभी नहीं दर्शाई। सुरक्षा परिषद में जब कभी यह प्रसंग उठता तो अपनी अपनी पक्षधरता के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के निषेधाधिकार ने स्थिति को जैसा का तैसा बनाए रखा। इसी काल में
पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिक गठबंधन का सदस्य बनकर शीत युद्ध को भारत के दरवाजे तक ला दिया। शीत युद्ध का दूसरा दौर 1953 से 1962 तक का काल था। इस दौर की महत्वपूर्ण घटना थी स्टालिन का निधन। स्टालिन की छवि एक कट्टरपंथी साम्यवादी नेता की थी और जब स्टालिन के उत्तराधिकारी के रूप में ख्रुश्चेव ने सत्ता संभाली तो ये लगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में सुधार होगा। किंतु 8 सितंबर 1954 को सीटों की स्थापना ने इस आशा को धूमिल कर दिया। इस काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने शीत युद्ध को उग्र किया, उनमें प्रमुख है 1953 में सोवियत संघ द्वारा किया गया पहला परमाणु परीक्षण, जिसने उसे परमाणविक क्षेत्र में अमेरिका के समकक्ष ला दिया। हिंद चीन की समस्या तथा तीसरी दुनिया के देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 1954 में सीटो और 1955 में सेंटो नामक सैनिक संगठन का गठन अमेरिका के द्वारा किया गया। प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को पूर्वी यूरोपीय देशों को वार्सा पैक्ट में शामिल कर सैनिक तथा अन्य प्रकार की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की। जून 1957 में अमेरिका द्वारा आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा की गई। इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पश्चिमी एशिया के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक के अनुसार सेना भेजने तथा सैनिक कार्रवाई करने का अधिकार दिया। परिणाम स्वरूप सामरिक महत्व के पश्चिमी एशियाई क्षेत्र और तेल के कुओं पर प्रभुसत्ता जमाने के लिए अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कूटनीतिक चालें चलने लगे। आइजनहावर सिद्धांत की घोषणा के कारण अमेरिका ने इजराइल का पक्ष लिया तो सोवियत संघ ने फिलिस्तीन का समर्थन कर अरब देशों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया और अरब इजराइल संघर्ष का प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कैनेडी के विजयी होने पर एक नई आशा का संचार हुआ। ख्रुश्चेव ने कैनेडी को बधाई दी, जिसका उन्हें बहुत ही सकारात्मक जवाब मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा, हम किस तरह की शांति चाहते हैं, कब्रिस्तान की शांति या खामोश बैठे गुलामों की शांति नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति जिसमें जीवन जीने लायक लगे तथा जिसमें मनुष्य जाति और विभिन्न राष्ट्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर संसार छोड़कर जा सकें। हम सिर्फ अपने समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए शांति चाहते हैं। शांति की हमारी यह अभिलाषा सोवियत अभिलाषा के समानांतर है, किंतु यह आशावादिता ज़्यादा समय तक नहीं रही और क्यूबा संकट ने रूस अमेरिका को एक बार पुनः आमने सामने खड़ा कर दिया। क्यूबा में 1958 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। कास्त्रो सरकार को बड़ी तादाद में सोवियत संघ से सैनिक और आर्थिक मदद मिलने लगी। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में नए सैनिक अड्डे स्थापित किए। अमेरिका ने अपनी सुरक्षा को खतरे में भांपकर 22 अक्टूबर 1962 को क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ ने मामले की गंभीरता को महसूस करते हुए शीघ्र ही क्यूबा से सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। यदि रूस ऐसा निर्णय नहीं लेता और अमेरिका उसका प्रतिकार करता तो शायद शीत युद्ध की परिणति तृतीय विश्व युद्ध के रूप में होती। शीत युद्ध का तृतीय चरण 1962 से 1973। इस काल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव शैथिल्य का दौर माना जाता है। इस समय ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिन्होंने शीत युद्ध के तनाव को निरंतर कम किया। एक फ्रांसीसी शब्द देतांत का प्रयोग इस प्रक्रिया के संदर्भ में ही किया जाता है। साम्यवादी खेमे में आई दरार से शक्ति संतुलन में नाटकीय बदलाव ने भी तनाव शैथिल्य को प्रोत्साहित किया।
1960 से ही माओवादी ख्रुश्चेव की आलोचना करने लगे और उन पर सुधारवादी, संशोधनवादी और अवसरानुकूल समझौता परस्ती का लांछन लगाते रहे। माओ ने चीन में जिस साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया वह सोवियत साम्यवाद से बिल्कुल अलग एक विकल्प था। चीन की महत्वाकांक्षा ने भारत के साथ एक युद्ध लड़ा जिसमें पराजय के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय हस्ती को जबरदस्त धक्का लगा। इस संघर्ष में चीनियों का मानना था कि सोवियत संघ ने अपने साम्यवादी भाई की जगह गुटनिरपेक्ष दोस्त भारत को अधिक महत्वपूर्ण समझा। सोवियत संघ का यह मानना था कि चीन का यह आक्रामक विस्तारवादी रवैया अंतर्राष्ट्रीय शांति को जोखिम में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यह वह दौर था जब माओ ने अमेरिका को कागजी शेर कहा था, जिसके जवाब में अमेरिका यह कहने को मजबूर हुआ कि भले ही वह कागजी शेर हो किंतु उसके दांत एटमी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर माओ इस बहस में कहाँ हार मानने वाला था। उसने तुरंत इसका जवाब दिया कि चीन की आबादी इतनी बड़ी है कि सर्वनाशक परमाणु विश्व युद्ध के बाद भी चीन ही दुनिया के और लोगों की अपेक्षा जीवित रहेगा। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य तनाव शैथिल्य बढ़ाने के लिए निश्चय ही सोवियत चीनी वैमनस्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तनाव शैथिल्य का सबसे अधिक लाभ यूरोप को हुआ। यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगी। यूरोपीय साझा बाजार के रूप में जो आयोजन शुरू हुआ था वह क्रमशः यूरोपीय समुदाय में बदल गया और तनाव शैथिल्य के कारण सोवियत संघ ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी नहीं समझा, बल्कि उसके नेताओं का यह मानना था कि शक्तिशाली यूरोप देर सवेर अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नहीं रह